चलो, ये तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है शायद, है ना, चैप्टर का। तो राइट ऑफ श्योरिटी क्लास नंबर 3 है। इस 3 क्लास में यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। तो द श्योरिटी एंजॉय द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी। तो श्योरिटी के ये राइट्स हैं। पहला है राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। देखो, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट तो राइट क्या बनता है? अगर भाई श्योरिटी उसकी पेमेंट करता है तो डेफिनेटली बाद में तो लेगा उससे, तो उसका राइट बनता है भाई जो मैंने तेरी पेमेंट की वो मेरे को वापस कर। ठीक है। तो पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन, वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म द गारंटेड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, द श्योरिटी अपॉन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑल दैट ही इज लायबल फॉर इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो कह रहा है कि जब भाई जो जिस डेट की उसने गारंटी ली थी वो जब गारंटी ड्यू हो गई तो जो जिम्मेदारी सारी के सारे प्रिंसिपल डेटर की वो इसके ऊपर आ गई। ठीक है। दिस राइट इज नोन एज राइट ऑफ सब्रोगेशन। इट मीन्स दैट ऑन पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटीड ड्यूटी द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। यानी अब वो बंदा क्या बन गया? अब वो प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर को पेमेंट देके भगा दिया और उसकी जगह क्या आ गया? वो खुद खुद जो है क्रेडिटर बन गया प्रिंसिपल डेटर के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन की मीनिंग क्या होती है? स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। यानी कि अब वो खुद क्रेडिटर बन गया है। एग्जाम्पल देखो, राजू हैज टेकन अ हाउसिंग लोन। राजू ने क्या लिया है? हाउसिंग लोन लिया है। और एक मिनट। तो एग्जाम्पल, राजू राजू हैज टेकन अ हाउसिंग लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। पप्पू हैज गिवन गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ सच लोन। पप्पू, ठीक है, समझ गए सारे। So besides, there was a condition that if Raju does not repay the loan within the time, the bank can auction his property by giving 15 days notice to Raju. On due date, Raju does not repay, hence Pappu, being a surety, has to repay the loan. Now Pappu can take the house from bank and has a right to auction the house by giving 15 days notice to Raju. आगे बात समझ में? अब जो है पप्पू जो है उसको ऑक्शन करवा सकता है उसके मकान को, क्योंकि अब वो क्रेडिटर बन गया उसका। अब वो बैंक की तरह करेगा। दूसरा, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। क्या है ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि श्योरिटी का अगर कोई नुकसान हुआ, श्योरिटी का नुकसान क्या हुआ, उसकी पेमेंट कर दी तो उसको इंडेमनीफाई भी किया जाएगा। सेक्शन 145, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर whatever sum he has rightfully paid under the guarantee but not sums which he had wrongfully। यानी जो राइटफुली तरीके से उसने पेमेंट करी है, भाई 40 लाख का लोन था, 40 लाख उसने पे किए हैं तो 40 लाख मिल जाएंगे। अगर कुछ जो 40 लाख 50 हजार एक्स्ट्रा कुछ कर रहा है भाई उसका कोई मतलब नहीं है, जितने की गारंटी हुई है उतने पैसे उसको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, बी इज इंडेप्टेड टू सी एंड ए इज द श्योरिटी फॉर द डेट। बी ने जो है सी से लोन लिया है और ए इसमें गारंटर है। अपॉन डिफॉल्ट सी स्यूस ए, सी ने जो है केस किया ए के ऊपर। ए डिफेंड द सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट। तो उसने सही तरीके से डिफेंड किया और तैयार हो गया को पेमेंट कर देगा। ए इज एंटाइटल्ड रिकवर फ्रॉम बी द कॉस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल डेट। तो वहां पे जो खर्चा पानी आया केस का वो भी वो लेगा। ये क्या चीज है? ये राइटफुली तरीका है। ठीक है। इन द सेम केस अबव, इफ ए डिड नॉट हैव रीजनेबल ग्राउंड फॉर डिफेंस, अगर वो डिफेंस नहीं कर पाता है, ए वुड स्टिल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर प्रिंसिपल डेट फ्रॉम बी बट नॉट एनी अदर कॉस्ट। और अगर वो केस हार जाता, डिफेंड नहीं कर पाता, तो क्या होता? वो जो खर्चा हुआ केस का वो उसको नहीं मिलता। आगे, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के खिलाफ क्या क्या राइट्स हैं? श्योरिटी राइट टू बेनिफिट और ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। A surety is entitled to benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not, and if the creditor losses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent to the value of the security। देखो सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी यहाँ पे एक अमाउंट से है। मान लो जो क्रेडिटर है उस बंदे ने कुछ एज ए गारंटी के तौर पे कुछ पैसे रख लिए उसके,
अब जैसे मान लो तुम किसी उसकी डीलरशिप लेते हो, तो एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्नेस्ट मनी, याद है, पढ़ा था हमने कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो पैसा वहां पे जमा करा देते हैं, और फिर जाकर उसका सामान मिलता है। अब वहां पे अगर वो आगे पेमेंट नहीं करता है उस सामान की, तो अब श्योरिटी को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वो जो सिक्योरिटी के तौर पे पैसे रखे हुए थे वो भी तो सेट ऑफ किए जाएंगे बीच में। मान लो 2 लाख की उसने सिक्योरिटी रखी थी, और आगे उसने 4 लाख का सामान उधार लिया है, तो 4 लाख की पेमेंट करनी है, तो 2 लाख भी एडजस्ट किए जाएंगे। यानी वो जो सिक्योरिटी के तौर पे पैसा क्रेडिटर के पास पड़ा हुआ है, वो पैसा किसको मिलेगा, श्योरिटी को, गारंटर को दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सी एडवांस टू बी हिज टेनेंट रुपीज 2 लाख रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए। सी ने एडवांस दिया किसको, बी को, 2 लाख रुपए गारंटी के तौर पे। सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी फॉर रुपीज 2 लाख रुपीज बाय मोर्टगेज ऑफ बीच फर्नीचर। ठीक है, आगे जो है उसने जो है मोर्टगेज भी कर रखा है फर्नीचर को, 2 लाख का फर्नीचर, 2 लाख का फर्नीचर मोर्टगेज करने के बाद उसने 2 लाख का लोन दिया है। ठीक है, सी कैंसिल द मोर्टगेज, बी बिकम्स इंस्टॉलमेंट, सी यूज ए ऑन हिज गारंटी, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। ए क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया फर्नीचर की वैल्यू की वजह से। तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे उसको, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मोर्टगेज का 2 लाख रुपए है नहीं, वो तो इंस्टॉलमेंट है बंदा, उसके पैसे तो देने पड़ेंगे उसको। लेकिन क्योंकि वहां पे मोर्टगेज हो रखा था फर्नीचर, उसने एज ए सिक्योरिटी रख रखा ना फर्नीचर, तो वो पैसे देगा ही नहीं, भैया तेरे पास फर्नीचर दे रखा है। आ रही बात समझ में, क्या कहना चाहता है पॉइंट। राइट टू सेट ऑफ इफ द क्रेडिटर्स यूज द सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी। अगर क्रेडिटर्स केस करता है किसके ऊपर, श्योरिटी के ऊपर, कि भैया पैसे दे दे मेरे को, द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ इफ एनी दैट द प्रिंसिपल डेटर हैज अगेंस्ट द क्रेडिटर्स। भाई वो कहता है कि भाई मान लो 50, इसमें एग्जाम्पल दे रखा, भाई 50,000 रुपये का लोन ले रखा है, और वो कहता है चल यार तू 50,000 छोड़, मेरे को 40,000 ही दे दे, तो इसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा, श्योरिटी को मिलेगा। ठीक है, एक्स ने टुक किया एक लोन 50,000 रुपए का वाई से, और गारंटी दी उसकी जेड ने। देयर वाज अनदर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इन विच वाई हैड टू पे रुपी 10,000 टू एक्स ऑन डिफॉल्ट बाय एक्स। वाई फाइल सूट अगेंस्ट जेड, नाउ जेड इज लाइबल टू पे 50,000 माइनस 10,000, 40,000। समझ में आया केस, बता। हाँ, लोन लिया था क्या बोलते हैं भाई से, 50,000 रुपए का लोन लिया था एक्स ने वाई से, और जेड ने उसकी गारंटी ले ली। आगे वाई ने एक्स के देने थे, तो अब जब एक्स ने वो लोन पे नहीं करा, तो उसने जब उसने केस किया, तो जेड को भी 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो 10,000 पहले थे वो भी इसमें सेटअप हो जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझा। चलो आगे आया, राइट टू शेयर रिडक्शन। द श्योरिटी है राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द हिज लायबिलिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके ऊपर केस चला, उसके पास पैसे नहीं मिले, अब वो सिर्फ 25% ही दे सकता है। यहाँ पे केस में लिखा हुआ है कि वो जो 25% ही रियलाइज हो रहा है उससे। ठीक है, जब पढ़ते हैं केस को, एक्स टू का लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम वाई which was guaranteed by Z. X become insolvent and only 25% is realized from his property against liability. Now Y will receive 12,500 from X and now Z is liable to pay 37,500, क्योंकि 25% तो उसको वहां से मिल गए हैं, तो ये सिर्फ 75% ही देगा। चलो अब आ गया राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी कौन थे, जो बंदे जॉइंटली तरीके से गारंटर बनते हैं, श्योरिटी लेते हैं, सिक्योर गारंटी लेते हैं, मिलके लेते हैं गारंटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को सिक्योरिटी व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी इज गारंटेड बाय 2 or more persons, सच पर्सन आर कॉल्ड को सिक्योरिटी। पहला आ गया इसमें राइट, कहता है को सिक्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, यानी जब तक उनमें आपस में कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब तक वो बराबर ही देने के लिए तैयार है। यानी अगर उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट, भाई मैं 1/4 तू दूंगा, 3/4 तू देगा, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस बारे में, तो क्या देंगे, वो इक्वली देंगे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड ईच श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेट और पार्ट ऑफ द डेट रिमेन्स अनपेड बाय डेटर। Example, A, B and C are surety to D for a sum of रुपये 3 लाख रुपए lent to E. E makes default in payment, तो A, B, C जो है 1-1 लाख रुपए देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, A, B, C जो है सियोरिटी है 1 लाख रुपए के लिए, जो कि E ने लिया है
and there is a contract between A, B and C that A is to be responsible to extent of 1/4 यानी 1/4 देगा, B जो है 1/4 देगा और C जो है 1/2 देगा। ठीक है, तो 1/4 वो देगा, 1/4 वो देगा और 1/2 वो देगा, तो 25-25 50,000 रुपये तीनों मिलके 25-25 और 50,000 रुपये 1 लाख रुपये दे देंगे आपको। लाइबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। Section 147. The principle of equal contribution is, however, subject to the maximum limit fixed by the surety to his liability. तो ये जो कह रहा है कि जो जो प्रिंसिपल जो बात कर रहे थे इक्वल कंट्रीब्यूशन की, वो डिपेंड करता है मैक्सिमम लिमिट आपने कितनी फिक्स कर रखी है उसके हिसाब से। को श्योरिटी हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। देखे जी क्या कहता है इसका एग्जांपल, कहता है एबीसी जो है श्योरिटी है डी के, ठीक है, इन 3 several bonds each in a different penalty, namely A is in a penalty of 1 lakh rupee, B in that of 2 lakh rupee, C in that of 4 lakh rupee, conditioned by D's duty accounting to E. D makes default to the extent of 3 lakh rupee. A, B and C are each liable to pay 1 lakh rupee। कहता भी वहां पे जो गारंटी कितने कितने की ले रखी है, ए वही 1 लाख की गारंटी ले रहा है, बी 2 लाख की ले रहा है और सी 4 लाख की ले रहा है। इस केस में भी इक्वल ही बचेगा, 1-1 लाख रुपए ही वो देंगे। अगर अमाउंट बड़ा हो जाता है फिर इनके प्रोपोर्शन में चली जाएगी वो भी। ठीक है, 1-2-3 का फिर रेशो बनाएंगे। ए बी सी है, सेम टू सेम दे रखा है। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 लाख का पंगा, यहाँ पे क्या हो गया 4 लाख का पंगा। अब अभी भी ये कमी है टोटल, देखो क्या देखना है, 4 तो 6 7 लाख की गारंटी है, अभी भी पेमेंट कितने की हो रही है 4 लाख की हुई है, अभी भी कम है, तो 1 लाख वाला तो 1 लाख ही देगा और बाकी दोनों बराबर बराबर देंगे। तीसरा केस देखो, अब ये आ गया, अब यहाँ पे डिफॉल्ट कितने का हो गया 7 लाख का, तो अब वही है, वो बंदा 1 देगा, वो 2 देगा और 4 लाख देगा। ठीक है, क्लियर है। चलें जी आगे, आगे हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। तो बस इतना ही था, ये चैप्टर समझ में आ गया सारा। चलो जी ओवर करते हैं इसको।